बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, इस कक्षा में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं? जैसे एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से आगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बहुत बड़ी होती है ना। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि आपकी वो शून्य को इसमें शामिल करने। शून्य की जरूरत पड़ती है ना, तो शून्य की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर दो में से दो को घटाओ तो शून्य की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए शून्य को भी हम संख्या में शामिल कर लेते हैं। तो शून्य जो संख्या है उसको शामिल करने पर जो संख्याएं होती हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये हो गई पूर्ण संख्याएं। अगर हमने इसमें 0 भी शामिल रखा है तो 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। ये बहुत बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी, बड़ी से भी बड़ी एक संख्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 2 में से 3 को घटाना पड़े। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आता है, लेकिन 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आता है। तो माइनस वाली संख्याएं भी यानी ऋण संख्याएं भी हमें शामिल करनी पड़ती हैं। तब ऋण संख्या को शामिल करके जो संख्याएं बनती हैं उनको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं, ऋण संख्याएं भी शामिल होंगी। शून्य से भी जो छोटी संख्या होती है -1 होती है, और उससे भी छोटी -2, उससे छोटी -3। तो उसको हम आपकी ओर से देखें तो बाईं ओर लिखेंगे। दाहिनी ओर प्लस धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या। जैसे एक संख्या रेखा बनाते हैं, इस पर यहाँ पर इस बिंदु को दिखाने के लिए 0 का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर इस बिंदु को दिखाने के लिए 1 का प्रयोग। यहाँ पर बराबर दूरी पर एक और संख्या 2 दिखा सकते हैं। इधर शून्य से छोटी संख्या दिखाएंगे तो -1, इधर शून्य से छोटी संख्या दिखाएंगे -2 और इसी प्रकार और भी लिखते चले जाएंगे -3, इधर +3। तो ये बड़ी संख्याएं हैं धनात्मक और इधर ऋणात्मक छोटी संख्या। तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और इनके साथ माइनस शामिल कर लिया। माइनस वाली पूर्ण संख्याएं को कुल मिलाकर के ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। ओके, इसके बाद इनके बीच की बात करें। अब जैसे 0 और 1 के बीच में बिल्कुल बीच में आधा होता है, यानी कि 1/2। इनके बीच में 1.5, 1 और आधा, 1 सही 1/2। जानते हो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2 + 1 3/2। यहाँ बीच में 3/2 एक संख्या आएगी। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं जो पूर्णांक संख्याओं के बीच में लिखी जा सकती है। यहाँ पे जो लिखेंगे वो -1/2। इसके 2 हिस्से हमने कर दिए, ये 1 और इसके बीच में 0 के बीच में ये हिस्सा 1/2 और इधर 1/2। ये बीच में आया 1/2। कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, -1 और +0 को जोड़ दिया और बचे 2 कर दिया, तो हमें -1/2 प्राप्त हो जाता है बीच की संख्या। इसके बारे में तो आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सी संख्याएं इनके बीच में लिखी जा सकती है। अगर आप यहीं पर चाहते हैं इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी बीच में अनगिनत बिंदु होते हैं, हर एक में बहुत बिंदु। अगर हम
यहाँ पर इसको कई बिंदुओं में बांट दें तो बहुत सारी छोटी छोटी संख्याएं होंगी जो 2 से बड़ी होंगी लेकिन 3 से छोटी होंगी। तो उनको लिखना हम आगे पाठ में सीखेंगे। तो अभी केवल ये समझ लें कि पूर्ण संख्याओं के मध्य में भी बहुत सी अपूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ती है। जो ये 3/2 है, एक ये परिमेय संख्या है और 1/2 है, ये भी परिमेय है। और हम ये भी जानेंगे कि 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? ये 3/2 संख्या को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अगला टॉपिक हमारा है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याएं इनको अंग्रेजी में आप रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। वे सभी संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ p और q, ये ऊपर वाला p और नीचे q कोई पूर्णांक है और q 0 के बराबर न हो, यानी नीचे 0 न हो, ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे कोई भी संख्या हो, 1 2 3 हो, -1 2 3 हो, लेकिन नीचे 0 न हो। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 1/2, ये कैसी है? परिमेय संख्या है। आप 3/4 लिख लो, ये भी परिमेय। आप -3 ऊपर लिख लो, नीचे प्लस के 4 रहने दो, तो भी परिमेय संख्या है। ऊपर अगर आप 3 लिख दो, नीचे -4 लिख दो, तो भी परिमेय संख्या है। ऊपर भी माइनस में, नीचे भी माइनस में हो, तो भी परिमेय संख्या। बस कब परिमेय संख्या नहीं होगी? अगर आपने 3/0 कर दिया या -3/0 बटे में अगर 0 लगा दिया तो ये परिमेय नहीं है। यहाँ पर अगर p/q है तो p/q में p क्या है? ऊपर वाली ये संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर। ये अंश हो गई, नीचे हर हो गई। तो हर को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या रहेगी। और आप ये भी जानते होंगे कि कुछ इनके गुण होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्णांक आपने लिखे हैं 1 2 3 -1 -2 -3 और 0, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। कैसे? जो बटे के रूप में लिखे हुए दिखते नहीं, उनको बदल सकते हो और बटे के रूप में। ठीक है, तो इन चीजों की बात अभी करते हैं। तो आपने देखा है क्या लिखा है यहाँ पर? सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने अभी देखा था जो भिन्न होती है वो परिमेय होती है, लेकिन क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं हैं उनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो वो भी परिमेय होती हैं। कैसे? जैसे आपने देखा है कि परिमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि एक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर की ओर -1 -2 -3 लिख दिया। ये सभी क्या है? पूर्ण अंक हैं, पूरे पूरे होल नंबर। और इधर वाले माइनस भी शामिल हो गए, तो ये सभी कहलाती हैं पूर्णांक। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सब मिला के पूर्णांक। ये पूर्णांक है, लेकिन इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1 को लिख सकते हो 1/1,
2 को लिख सकते हो 2/2, अलग से लिख के दिखाएं, 2 को लिख सकते हैं 2/4 भी लिख सकते हैं, सॉरी गलत हो गया। आप लिख सकते हो 2 को 2/1 पहले, और 3 को लिख सकते हो 3/1। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1 को लिख सकते हो -1/1। अगर ये कोई नंबर लाइन है तो इस एक को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जितने भी आप पूर्णांक देखते हो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या में लिखे जा सकते हैं। क्यों लिखे जा सकते हैं? क्योंकि इन्हें हम p/q रूप में बदल सकते हैं। जैसे 1 को बदल सकते हैं 1/1, 2 को बदल सकते हैं 2/2, सॉरी 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। इधर -1 है तो उसको लिख सकते हो -1/1, -2 है तो -2/1। तो ये क्या है, सभी पूर्णांक थे, लेकिन इनको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है। ठीक है, ये सभी परिमेय हैं। तो याद रहेगा सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है सभी भिन्न परिमेय होती हैं। भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है। कैसे? ये पहले ही आप पढ़ चुके हो, p/q रूप में लिखी जा सकती तो परिमेय संख्याएं होती। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। तीसरी बात ये कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी, क्योंकि भिन्न तो वही संख्याएं होती हैं जिसमें p और q, p/q में p और q अंश और दोनों धनात्मक हों, तब वो परिमेय संख्या भिन्न भी कहलाती है। लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे कि अभी बात चल रही है कि 2/3 है, तो ये तो भिन्न है। लेकिन -2/-3 ये भिन्न जैसी दिख रही, पर ये भिन्न नहीं कहलाएगी। ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, परिमेय भी है और ये भिन्न भी है। ठीक है, लेकिन ये परिमेय है, केवल परिमेय संख्या कहेंगे, भिन्न नहीं है, भिन्न संख्या नहीं है। ठीक है, जिसमें माइनस लगा है ऊपर या नीचे कहीं भी, तो वो भिन्न नहीं हो सकती, लेकिन परिमेय तो दोनों हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो तीसरा पॉइंट ये बना कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। यदि अंश या हर कोई भी माइनस चिन्ह है तो भिन्न नहीं होगी। ठीक है, परिमेय संख्या तो होगी पर भिन्न नहीं होगी। चौथी बात यह है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक, शून्य मतलब 0, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको 0/2 लिख सकते हो, इसको आप 0/3 लिख सकते हो। सबका मान शून्य है। ऊपर शून्य हो सकता है, ऊपर शून्य है तो उसका मान शून्य होगा। ठीक है, समझ गए?
अब यहाँ पर ये समझना है कि अगर 0/0 कुछ हो तो ये परिमेय नहीं होती है, अपरिभाषित है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, 0/0 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 5वीं में। कुछ संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या होती है, कुछ ऋणात्मक। आपको बताना है कौन सी धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है। ठीक है, अगर कहीं भी उसमें माइनस है ऊपर या नीचे तो वो ऋणात्मक होगी, लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस है तो वो माइनस माइनस कट जाते हैं, तो वो धनात्मक में बदल जाती है। तो देखते हैं कैसे। जैसे अगर यहाँ पर -2/3 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2/-3, और यहाँ पर लिखा है -2/-3, और एक से 2/3 लिख लेते हैं। तो ये वाली संख्या जो है ये ऋणात्मक है में संख्या, और ये वाली इसमें नीचे माइनस ऊपर प्लस, ये भी ऋणात्मक है। कहीं ऊपर या नीचे कहीं एक ही जगह है तो ऋणात्मक। और ये वाली में ये माइनस माइनस है, ये 2/3 लिखी जा सकती है। जैसे ऊपर -1 से गुणा कर दो, नीचे -1 से, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये है धनात्मक। ठीक है, इस रूप में लिखी हुई है तो भी ये धनात्मक कहलाएगी। और यहाँ पर क्या है, ये तो धनात्मक है ही, ऊपर प्लस है नीचे भी प्लस वाली, दोनों धनात्मक संख्या, तो ये धनात्मक संख्या। समझ गए। अब आपका टॉपिक है समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं मतलब वो परिमेय संख्याएं जो आपस में बराबर हैं। एक ही परिमेय संख्या को हम कई रूपों में लिख सकते हैं, बदल बदल के। यदि अंश और हर को समान संख्या से, समान पूर्णांक से गुणा कर दें तो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो सभी आपस में बराबर होंगी। जैसे 1/2 एक संख्या है, ये चीज बराबर होगी अगर हम 1/2 को ऊपर भी 2 से दुगना कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें, दुगना कर दें, तो ये मिल जाएगा 2/4। अब ये वाली संख्या 1/2 और 2/4 क्या है, आपस में समतुल्य। देखने में आपको 2/4 अलग लग रहा है और 1/2 अलग लग रहा है, लेकिन ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, समतुल्य संख्या। इसके और भी रूप बदल सकते हैं आप इसको। इस पूरी संख्या में 1/2 में ऊपर आप 3 से गुणा करें और नीचे भी 3 से गुणा कर दें तो ऊपर का 3 गुना हो जाएगा, 3 एकम 3, और नीचे ये 6 हो गया। तो ये वाली संख्या ये भी 1/2 की समतुल्य संख्या है। यानी कि अभी आप चाहो तो इस संख्या 1/2 को ऊपर गुणा कर दो 4 से, और नीचे भी 4 से गुणा, तो मिल जाएगी 4/4, 8, नीचे 8 हो गया। ये भी समतुल्य संख्या है। तो 1/2 की समतुल्य एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या एक साथ लिखें तो आप 1/2 को लिख सकते हो 2/4, और इसको लिख सकते हो 3/6, और यही चीज 4/8 भी होगी। तो देखिए ऊपर अगर डबल करते हैं तो भी आपको समतुल्य संख्या मिलती है। ऊपर का अगर 3 गुना, नीचे का भी 3 गुना करते हैं, 3/6 मिलता है। ऊपर का 4 से गुणा करो, नीचे भी 4 से गुणा करो, तो 4/8 मिलता है। ये सभी आपको कैसी संख्याएं मिल रही, समतुल्य संख्याएं। 1/2 की समतुल्य संख्याएं, 1/2 की समतुल्य। इसको आप समतुल्य रूप भी कह सकते हो, समतुल्य संख्याएं। ठीक है, ये आपने लिखना सीखा। इस तरह आप किसी भी संख्या की समतुल्य संख्या लिख सकते हो। अब हम देखेंगे सरलतम रूप क्या होता है। किसी भी परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में बदला जा सकता है।
सरलतम रूप आप कैसे प्राप्त करते हो? तो यहाँ पर देखेंगे सरलतम रूप के लिए, यानी सबसे सरल रूप, जैसे कोई संख्या आप ले लेते हो, जैसे 8/12 ले लो, 8/12, इसको सरलतम रूप में बदलना है आपको। तो 8 और 12 दोनों का मासा ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्त, जो दोनों को विभाजित कर दे, 8 को भी विभाजित कर दे, 12 को भी विभाजित कर दे, ऐसी संख्या को मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्त। तो उससे हम इन दोनों को भाग दे देंगे। 8 और पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके, 8 और 12 का मासा क्या होता है? 4 होता है। तो 4 से ऊपर नीचे भाग कर दो, 8/12 को ऊपर भाग देंगे 4 से और नीचे भाग देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे 8 को 4 से, 4 से जैसे आप काटते हो, जैसे हमने 4 से ऊपर काटा, 4 से नीचे काटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये जो है ये सरलतम रूप हो गया, सबसे सरल, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी और संख्या को लीजिए, उसको भी आप कर सकते हो, जैसे 35/40, इसको आप बदलिए, कैसे बदलेंगे? यहाँ पर 35/4 को, सॉरी 40 था, 35/40 को लिख लिया। ठीक है, 35/40 दोनों का जो मासा 35 का और 40 का मासा होगा वो क्या होगा? 5 होगा, का मासा है, दोनों को काट दे 5। तो 35 और 40 को 5 से भाग दीजिए, 35/40 लिखा हुआ है, इसको 5 से भाग दीजिए, और यहाँ भी 5 से भाग दीजिए, 5 8 35, 5 8 40, तो 7/8 आपको मिल गया, ये सरलतम रूप है। ओके, तो इस तरह से आपने अभी तक जो सीखा, उसके बाद पहली एक्सरसाइज शुरू होगी, उसको हम अगली क्लास में हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।